जी, हाउस इज इन ऑर्डर। अमीर मुकाम साहब, आप रेजोल्यूशन मूव करें। शुक्रिया जनाब स्पीकर। रेजोल्यूशन जो योम इजहारी यकजहती कश्मीर पर है, उससे पहले मैं दो तीन बातें करना चाहता हूँ। मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे उस साइड के भाई जो तनख्वाह भी ले रहे हैं, मराहत भी ले रहे हैं कौम के पैसों से, अभी अंदर काफ़ी और चाय भी पी रहे हैं, कहरा भी कर रहे हैं कौम के पैसों से, और इसी तरह कश्मीर की बात आ जाए फिर वॉकआउट करना और बाहर निकल जाना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम, आपको आना चाहिए। मैं रेजोल्यूशन जो आज की सबको पता है कि योम इज़हार, शुक्रिया, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नो क्रॉस टॉक, तशरीफ रखे, नो क्रॉस टॉक। ठीक है ना, आप बैठ जाए। अमीर मुकाम साहब, आप चेयर को एड्रेस करें। जिस तरह हर साल 5 फरवरी को आपने उन मजलूम कश्मीरी जो ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में बहनों और भाइयों के साथ इजहारी यकजहती के तौर पर पूरी पाकिस्तानी कौम मनाते हैं, और यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी, या इस साल भी ज़बरदस्त ज़ोरदार तरीके से मनाया गया। और प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद भी मुजफ्फराबाद गए और असम्बली को स्पीच भी की, चूँकि उसी दिन असम्बली इन सेशन नहीं थी और सेनेट जब इन सेशन हो तो उसी दिन रेजोल्यूशन भी आता है और जॉइंटली पास भी होता है। अब भी जो रेजोल्यूशन हमने दिए जॉइंटली, इस पर तमाम मेंबरान ने, ख्वाह वो इस साइड से हो, इस साइड से हो, सबकी नुमाइंदगी मौजूद है। तो मैं ये पेश करना चाहता हूँ कि ये ईवान कश्मीरी अवाम को उनके नाकाबिले तनसीह हक़ खुद इरादियत के हसूल के मुनसिफाना जदोजहद के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल अखलाक़ी, सियासी और सफारती हिमायत का इआदा करता है। हिंदुस्तान के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों की बहादुरी, हौसले और कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता है। इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पर अपने कब्ज़े को मुस्तहकम करने और इसकी बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़िया हैसियत को नुकसान पहुँचाने के लिए भारत की मुसलसल कोशिशों पर शदीद तशवीश का इजहार करता है। ख़ास तौर पर 5 अगस्त 2019 के इस गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात के नतीजे में ये ईवान इस बात पर जोर देता है कि इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में कोई भी सियासी अमल जम्मू कश्मीर के लोगों के हक़ खुद इरादियत के इस्तेमाल का मुतबादिल नहीं बन सकता, जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिक़ा करारदादों में दर्ज है। ये ईवान इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत करता है। सख्त कवानीन के तहत जो इंसाफ के उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हैं। ये ईवान आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भारतीय सियासी रहनुमाओं और आला फौजी अफसरान के इश्तिहालत अंगेज़ बयानात को यकसर मुस्तरद करते हैं। ये ईवान इस बात पर जोर देता है कि जम्मू व कश्मीर तनाज़ा का हल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की रेजोल्यूशन और कश्मीर अवाम की उमंगों के मुताबिक जनूबी एशिया में देरपा अमन के लिए ज़रूरी है। ये ईवान मुतालिबा करते हैं कि हिंदुस्तान इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल को बेहतर बनाए, तमाम कश्मीरी सियासी कैदियों की रिहाई और सख्त हंगामी और इंसदादी दहशतगर्दी के कवानीन को मनसूख करे। ये ईवान मज़ीद मुतालिबा करता है कि भारतीय सलामती कौंसिल की मुतालिका करारदादों पर अमल अमल करे ताकि कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम
मुनसिफाना और गैर जानिबदाना इस्तिस्वाब राय के जमहूरी तरीक़ाकार के ज़रिए अपने मुस्तकबिल का तयन कर सके। अभी उसको पेश करें, फिर मैं थोड़ी बात भी करूँ। शुक्रिया। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution is moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. जी, ये अभी बहुत सारा एजेंडा रहता है, आप रेजोल्यूशन तो हो गया, बात करनी है आपने? जी जरा मुख्तसर प्लीज, एजेंडा आज का मेंबर्स प्राइवेट डे है तो लोगों ने जी अमीर मुकाम साहब का माइक। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं पूरे ईवान के मेंबरान ख्वा इस साइड से उस साइड से उनकी मुतफ़िक़ा तौर पर रेजोल्यूशन को मंजूर कराने का पर उनका तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और कश्मीर का इशू इस तरह के कोई इंडिविजुअल या कोई फ़र्द वाहिद या किसी पार्टी की नहीं, हमारे सारे पाकिस्तानियों का इशू है। मैं उन कश्मीरियों को भी दाद देना चाहता हूँ जो 77 सालों से एक ईमानी जज्बे के तहत ये जंग लड़ रहा है, और आज भी उसके कई रहनुमा, अगर मैं शुरू करूँ यासीन मलिक से, मुसरत अलाम भट्ट से, शबीर अहमद शाह से, आसिया अंदराबी और दूसरे, अब भी उनके जेलों में पड़े हुए हैं, मगर उनकी दिल में वही बात अपनी जगह कायम दायम है कि हमें अपना हक मिलनी चाहिए। मैं इसको इस बात पर कि अगर रिकॉर्ड निकाला जाए तो तकरीबन 1 लाख तक लोग इस काज के लिए शहीद हो गए। कई हज़ारों की तादाद में हमारी माएँ और बहनें बेवा हो गई, कई बच्चे यतीम हो गए, उनके लाखों के घरों को मिसमार कर दिया गया, मगर अब भी उनके दिलों में ये जज्बा मौजूद है। और मैं यूनाइटेड नेशन, एक अजीब सी बात है कि उनको ये नज़र नहीं आ रहा है कि कश्मीर में क्या हो रहा है। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो रिजोल्यूशन उन्होंने पास किए उस पर अमल दरामल को यकीनी बनाने के लिए अपना रोल अदा करे। तो वही रोल अदा करना तो एक ही तरफ, अगर 5 अगस्त 2019 को देखा जाए, जो उनकी अपनी एक इनफरादी स्टेटस था, जो इंडिया की आईन में खुद मौजूद था, उन्होंने लिखा हुआ था, वही 370 और 35 से 2 आर्टिकल कि इसके स्पेशल स्टेटस होगी, वो भी इंडिया ने ख़त्म करा दी। और उसकी उस शक्ल को चेंज करने के लिए उन आर्टिकल में था कि कोई बाहर से आकर या कश्मीर में ज़मीन भी नहीं ले सकता है, आबाद भी नहीं हो सकते, उनको वोट का भी हक नहीं होगा, मगर उन्हें वही स्टेटस भी ख़त्म करा के बाहर दूसरे जगहों से लोगों को ला रहा है, वही आबाद कर रहा है। मगर मैं फिर भी उन कश्मीरी बहनों और भाइयों को दाद देता हूँ कि मोदी के इस दावे के बावजूद कि इशू ख़त्म हो चुका है, सारे लोग मेरे साथ है, अभी जो इंतखाबात हुए तो उन लोगों ने उनको मुस्तरद कर दिया और वही कि एक लोकल पार्टी को वोट दे दिया, तो एक किस्म उसके खिलाफ रेफरेंडम साबित हो गया। तो हमारी पाकिस्तान की मौक़िफ़, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो यूनाइटेड नेशन में बात की, जहाँ भी मौका मिला डट कर बात की, और आज भी हम सारे पाकिस्तानी इस पार्लियामेंट से उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब तक एक पाकिस्तानी और कश्मीरी जिंदा हो तो ये इशू किल नहीं हो सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता है, ये जिंदा होगा। और आपको आखिर में ये हक देना पड़ेगा कि उनसे पूछ कर कि उनके जो भी राय है उसके मुताबिक चले। तो सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया। ये डोगर साहब, मैंने एजेंडा भी लेना है, आप इसी कश्मीर पे बात करना चाहें? जी, ये बात करें। डोगर साहब का माइक। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। अभी पूरे ऐवान ने मुतफ़क्का तौर पर कश्मीर के मसला पर करारदाद पास की है, और मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि जब करारदाद पेश हो रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान जो इस वक्त मौजूद हैं, हम हाउस में आए
और हम इस कार्रवाई का हिस्सा बने हैं, क्योंकि कश्मीर हम सबका है और कश्मीर के साथ कमिटमेंट्स पूरी कौम की है। 70 सालों से जो कश्मीरी अपनी हक के खुद इरादत के लिए लड़ रहे हैं, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, पाकिस्तान की पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी है। और हमारे लीडर इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म कश्मीर का, अपने कश्मीरी भाइयों का मसला दुनिया के तमाम फोरम्स के ऊपर डट कर उठाया है और दो टोक उठाया है। लेकिन आज बदकिस्मती से जितनी नाकाम खारजा पॉलिसी आज हमारी इस हुकूमत की है, और यही वजह है कि आज हम आइसोलेटेड हो गए हैं, हम आइसोलेशन का शिकार हो गए हैं। ना हमारी किसी हमसाये से अच्छे ताल्लुकात हैं, ना हमने आज मोदी की आंखों में आंखें डालकर कश्मीर के ऊपर कोई बात किया है। क्योंकि ये जो हुकूमत है, ये कौन नहीं जानता कि ये मोदी की यार हुकूमत है, ये मोदी के यार हैं, ये मोदी के दोस्त हैं, ये इंडियन नवाज हैं, इनको कश्मीरियों से कोई सरोकार नहीं। मोदी का जो यार है गद्दार है, मोदी का जो यार है। और जनाब, जिस तरह हिंदुस्तान इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां करता आ रहा है, क्या पाकिस्तान में उसी तरह आज इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां नहीं हो रही? आज तहरीक इंसाफ 2.5 साल से बदतरीन फस्तायत का शिकार है, बदतरीन बर्बरियत और गुंडागर्दी का शिकार है। क्या इन इंसानी हकूक के ऊपर भी कोई बात करेगा, कोई सवाल करेगा? अभी हालिया दिनों में जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, 8 फरवरी को जब इस कौम का मैंडेट चोरी किया गया और शब खून मारा गया उनके वोटों पर, और जो पंजाब में और पाकिस्तान में दोबारा से फिर जो गुंडागर्दी की गई, बेगुनाह हमारे कारकुनों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, आज भी सैकड़ों कारकुनान हमारे गिरफ्तार हैं। क्या इस इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पे भी कोई बात करेगा? जहां ना आज आइन है, ना कानून है, ना किसी की बात की कोई सुनवाई हो रही, और आज भी हमारा लीडर इमरान खान डट कर राय हक पर खड़ा हुआ है। और आज हम इस फोरम पर आपको ये बात याद कराते हैं कि तहरीक इंसाफ, उसके कारकुनान, पूरी कौम अपने हक के लिए डट कर इमरान खान के साथ खड़ी है, और ये राय हक का रास्ता है। हम आखिरी मंजिल तक जाएंगे, और वो मंजिल है इस कौम को हकीकी आज़ादी की मंजिल, वो मंजिल है नए पाकिस्तान की मंजिल, वो मंजिल है इस मुल्क में हकीकी मानों में जमहूरियत की बहाली की मंजिल, वो मंजिल है आइन और कानून की बहाली की मंजिल। तो ऐसे में जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज हमने कश्मीर की करारदाद तो सबने मंजूर की, लेकिन जो यहाँ इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, जो जंगल का कानून है, इस पर भी कोई बात करेगा? बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मुस्तफ़ा कमाल साहब। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आली, मैं इस कश्मीर के मसले पे तमाम पाकिस्तान के जो लोगों की फीलिंग्स है, हम भी वही शेयर करते हैं। इस ऐवान ने बात कर ली, लेकिन अभी जो है वो ऑपोजिशन की तरफ से जिस तरह का जिन पॉइंट्स का जिक्र किया गया, मैं सिर्फ रिकॉल कराना चाहता हूँ, कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं, रिकॉल कराना चाहता हूँ। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट था, है। जब ये कश्मीर का मामला हुआ है, उससे पहले साबिक वज़ीर आज़म साहब अमेरिका से दौरा करके आए थे और कहा था कि हमने जो है वर्ल्ड कप जीत लिया है। सर ये ज़रा, सर ये हाउस को ज़रा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो बड़ी खुशी मनाई गई थी कि अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो वापसी हुई थी, और साबिक वज़ीर आज़म साहब ने यह फरमाया था, उनकी पार्टी के लोगों ने, कि हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है। उनके आने के चंद हफ्तों के दौरान, आई थिंक 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीर पे कब्जा कर लिया और कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दे दिया। तमाम दुनिया ये समझ रही थी, तमाम दुनिया ये समझ रही थी कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर एसेट है, न्यूक्लियर पावर है, और इसके ऊपर पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म साहब ने, रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं, कि इस कश्मीर के हड़प कर जाने का हल ये निकाला कि जुमे के दिन पाकिस्तान के अंदर ही
ट्रैफिक लाइट को बंद करके आधे घंटे हम ट्रैफिक में खड़े रहेंगे। ये था जवाब। कश्मीर हड़प कर जाने का, कश्मीर, अभी सच तो जो है वो कश्मीर को हड़प कर जाने का, नो क्रॉस टॉक, नो कश्मीर को हड़प कर जाने का जवाब ये था, पूरी दुनिया में कश्मीर को हड़प कर जाने का जवाब ये था कि आधे घंटे इससे इंडिया की बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट हुई। नरेंद्र मोदी को लगा कि भाई ये तो पाकिस्तान को हम पता नहीं क्या समझ रहे थे, और ये तो ट्रैफिक लाइट रोककर आधे घंटे अपने ही मुल्क में, पूरी दुनिया में तमाशा बना हमारा कि हमारा जिस कॉज के लिए हम 70 सालों से लड़ रहे हैं, कश्मीरियों को जो है वो हमने ये जवाब दिया कि हम अपने मुल्क में आधे घंटे के लिए ट्रैफिक लाइट रोककर जुमे के दिन खड़े हो जाएंगे। ये जवाब था। तो इस जवाब की वजह से नरेंद्र मोदी को इंकरेजमेंट मिली। तो जब पुराना जिक्र किया करें ना, तो सारे स्याह को सबाक के साथ जिक्र किया करें। अपनी मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा थू थू नहीं होना चाहिए। आज मैं आपको बताता हूं जनाब आली, जनाब स्पीकर, हमने भारत के इन्वेस्टमेंट को कराची में काउंटर किया है। भारत ने रॉ की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, कश्मीर में 10 लोग मरते थे, कराची में टारगेट किलिंग शुरू होती थी। हम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों पर खेलकर हमने कश्मीर का मुकदमा कराची से, वरना आप कश्मीर भूल जाते। आप कराची के लिए उन्होंने काउंटर, कराची में उन्होंने रॉ ने, इंडिया ने एक काउंटर, कश्मीर को काउंटर करने के लिए टेररिज्म का नेटवर्क बना रखा था। ये वो MQM है और वहां के लोग हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में सारे नैरेटिव को, सारे टेररिज्म को खत्म किया। यहाँ पे हमने कश्मीर की जंग कराची की सड़कों पर, हमें इसकी अपनी जानों का नजराना पेश करना पड़ा है। तो कश्मीर के मसले पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन अगर साबका हुकूमतें जो है वो जिस तरह से जवाब देना चाहिए था इंडिया को, अगर उस तरह जवाब देती और ट्रैफिक लाइट रोककर सिर्फ और सिर्फ अपना मजाक ना उड़वाती, तो आज कश्मीरियों का जो है वो हशर आज से ज्यादा अच्छा होता। अभी भी वक्त है, हमें कोई कॉन्क्रीट बात करनी चाहिए, कोई कॉन्क्रीट कदम उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। अगर रफीउल्लाह साहब आप जरा ब्रीफ मुझे एजेंडा लेना है प्लीज जरा। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, बहुत आपका मैं बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया सर इस अहम इशू पर कश्मीर के हवाले से। सर मैं फाजिल मेंबर की बात सुन रहा था जब वो कसीदा पढ़ रहे थे कि हमारे वज़ीर आज़म ने ये किया, तो मैं इनको सिर्फ वो याद दिलाता हूँ जब वो यहाँ बैठे थे और हम वहाँ बैठे थे, तो हम उनसे कहते कि 370 जो खालिक हैं, जो सौदा करके बैठे हैं उस टाइम कश्मीर का, ये वही लोग हैं। आज किस मुंह से ये बात करते हैं कि हमने ये किया? आप वो शख्स हैं जिन्होंने उस कश्मीर के ऊपर सौदा किया जिस पर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब कहते थे कि हम नींद में भी ये बात नहीं सोच सकते, ये गुमान में भी नहीं ला सकते कि कश्मीर के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज होगा। तो इन जैसे संजीदा, इन गैर संजीदा लोगों से आप कश्मीर की इतनी लार्जेस्ट इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ये इनकी समझ में आएगा? ये वो लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इस पार्लियामेंट में अपने टीएडीए और एक अदद मोबाइल उठा के वीडियो बना के किस तरीके से अपने उन वर्करों को जिनको इन्होंने झूठे दिलासे दिए हैं उनसे अपनी जान छुड़ाते हैं। ना इस हाउस में ये अवाम की बात करेंगे, ना ये यहाँ पर कश्मीर की कोई बात करना जानते हैं। आप देखें कश्मीर की बात हुई, आखिर में लाके कहा जी वही रोना धोना कि हमारा क्या बनेगा, हमारे साथ, आपके साथ जो हो रहा है वो आपके अमाल हैं, वो आपके। तो जनाब स्पीकर साहब के कश्मीर के ऊपर इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कश्मीर के ऊपर इस टाइम जो मजालिम हो रहे हैं, जो जुल्म हो रहे हैं, मैं इस चीज़ को हैरान हूँ कि ये हमारी मुस्लिम ममालिक इस इशू को ख़ास तौर से जो UN के मुआहदे हैं उसके मुताबिक ही कर दें, तो भी एक इंसानियत के ख़िलाफ़ जो तज़लील हो रही है, इंसानियत सोच जो वहाँ मुजालिम हो रहे हैं, एक दुनिया की सबसे बड़ी जेल डिक्लेयर है वो। तो इसके लिए हम सब क्रॉस ऑफ द बोर्ड इस पर मुत्तफिक हैं
कि कश्मीर के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा जो ये करके बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। अभी एजेंडा लेना नहीं, अभी नहीं, अभी इसने ये एजेंडा में ले लूं उसके बाद जी प्लीज जी। कॉलिंग अटेंशन नोटिस आइटम नंबर 2 सैयद वसीम हुसैन। नहीं जी, ऑपोजिशन को भी मौका मिला, डोगर साहब ने बोला, इधर भी पीएमएलएन को भी मिला, पीपल्स पार्टी को भी मिला, एमपीओ को भी मिला। नहीं डिप्टी स्पीकर साहब, ये एजेंडा के बाद, एजेंडा के बाद पूरा दिन कश्मीर पे, इसके बाद जी वसीम साहब पढ़ें। वज़ीर बराए मुआसरत की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश के बाइस बनने वाली फौरी अवामी अहमियत के हामिल की जानिब से दिलाएंगे, जो कि कराची हैदराबाद मोटरवे M9 के मुख्तलिफ मकामात पे इजाफी टूल टैक्स वसूल किए जाने से मुतल्लिक है। जी इसको कौन एड्रेस करेंगे? पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर जी गुल असगर खान साहब का माइक खोलें। जी जनाब स्पीकर जी। जैसे कि फाजिल मेंबर ने फरमाया सर बेसिकली NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट जो है, हम इसके तहत इकदाम लेते हैं सारे। ये 1991 में हमारा एक्ट बना और 2001 में इसमें अमेंडमेंट हुई। जनाब स्पीकर, ये जो एक्स्ट्रा टोल टैक्स की बात हो रही है, बुनियादी तौर के ऊपर हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि मोटरवे के ऊपर जब आपकी गाड़ियाँ जो है वो पाइलअप होना शुरू हो जाएंगी, जब ये तो फिर मोटरवे का क्या फ़ायदा? जब आपकी गाड़ियाँ मोटर पे एक लंबी लाइन लग जाती थी ड्यू टू द टोल टैक्स पेमेंट, उस पर जनाब स्पीकर हमने मॉडल के तौर के ऊपर सियालकोट लाहौर मोटरवे को शुरू किया और उसके ऊपर एमटैग हमने 100% अचीव किया। अब चूँकि हमारे NHA के पास मेंटेनेंस का और कोई बजट नहीं होता सिवाय जो हम टोल कलेक्शन करते हैं, उसको हमने ये कैश फ्री बनाने के लिए हमने जनवरी के अंदर एक कैंपेन स्टार्ट की ऑल ओवर द कंट्री मीडिया के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फर्स्ट फरवरी से फिर हमने ये शामिल किया कि जो टोल टैक्स एमटैग के थ्रू पे नहीं होगा उसके ऊपर हम 25% एक्स्ट्रा जो है पेमेंट चार्ज करेंगे। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10% इंक्रीज़ आया है। 55% जो था पहले एमटैग पे हो रहा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह 65% हो गया। दिस इज़ द रीज़न। लेकिन ये टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है, जैसे ही हमारा ये 100% पे टारगेट जाएगा हम वो 25% एक्स्ट्रा हटा लेंगे। थैंक यू जी। शुक्रिया। सैयद वसीम हुसैन साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। मिस्टर डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा मोहतरम मिनिस्टर साहब से सवाल ये था जो मैंने कॉलिंग अटेंशन M9 पे किया था, हैदराबाद और कराची मोटरवे। और मेरा क्वेश्चन ये है कि ये टूल टैक्स ये तो वे M9 के ऊपर, जबकि वो M9 है ही नहीं बल्कि वो GT रोड है, और GT रोड के ऊपर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में एक ही जगह पे हम 3 टूल दे रहे हैं एक ही डिस्ट्रिक्ट में। हम जब कराची से निकलते हैं हैदराबाद आने के लिए, तो हम हैदराबाद में जब उतरते हैं तो हम पहले 270 रुपये टूल था, फिर उसके बाद 320 हुआ। अब मौजूदा 2 महीने में जिस तरह महंगाई बढ़ी है तो 460 रुपये टूल हो गया। उसके बाद उसी के बाद जब हम डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में दाखिल हो रहे हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट में हम जामशोरे के ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ 60 रुपये, N5 हम टूल दे रहे हैं 60 रुपये, जो मैंने इसमें कॉलिंग अटेंशन दिया है। फिर अगर मुझे टंडो जाम जाना है तो 120 रुपये में टंडो जाम की दूँ। जब हैदराबाद क्वेश्चन करें आप। वही सर, मैं वही तो बात है, बैठ जाता हूँ। इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आवाम का इशू ही है, नारेबाजी हुल्लड़बाजी के बगैर आवाम का इशू है। एक सवाल करें। एक ही डिस्ट्रिक्ट में NHA का क्या कानून है कि हम एक ही डिस्ट्रिक्ट में हैदराबाद में 3 टूल दे रहे हैं? ये क्या कौन सा तरीका कार? ठीक है जी, बताइए एक ही डिस्ट्रिक्ट में 3 टूल क्यों हैं? जी माइक खोलें। जी देखिए, हमारा इसमें जो रूल्स हैं उसके तहत हम 30 किलोमीटर के अंदर जो है वो टूल प्लाजा लगा सकते हैं जो हमारे हाईवेज हैं, तो उसके ऊपर वो 30 किलोमीटर के होगा। अगर 30 किलोमीटर से पहले, 1 मिनट मेरी बात कंप्लीट होनी, 30 किलोमीटर से पहले
अगर नहीं है तो आप हमारे पास रखें। एक मिनट जवाब तो आ जाए ना वसीम साहब। अगर हाईवे के ऊपर 30 किलोमीटर से पहले है तो आप हमारे पास आ जाएं, मुझे आप डिटेल दे दें, मैं चेक कर लेता हूं। जो पहला सवाल ये कह रहे थे कि वो रिप्लाई नहीं है, वो मैं इनको ये बता रहा था कि M9 जो है, हमने पहले वो टारगेट अचीव किया सियालकोट मोटरवे के ऊपर, लेकिन M9 है, बाकी M2 है, बाकी जितने भी हमारे हैं उस सब पे हमारी कैंपेन चल रही है और वो हम इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे। जैसे ही वो आपकी 100% कंप्लीट हो जाएगा एमटेक फ्री, तो फिर हम इसे 25% एक्स्ट्रा खत्म कर लेंगे, जो आप 25% एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं। एक मिनट सर, मेरे जवाब कंप्लीट होने दे फिर इनको। दूसरा ये कह रहे हैं कि आप हम जो इंक्रीज कर रहे हैं, सर हमारा जो एक्ट में अलाउ करता है हर 3 साल के बाद हम इंक्रीज कर सकते हैं। लास्ट 6 ईयर्स में हमने इंक्रीज नहीं किया था, अभी हमने इसको स्टेप वाइज कर रहे हैं। लास्ट 9 मंथ से हमने इंक्रीज किया, अब लास्ट टर्म जो है ये भी इंक्रीज करेंगे और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। थैंक यू। शुक्रिया जी। सैयद अमीन उल हक साहब टू आस्क 1 क्वेश्चन। अमीन उल हक साहब, आप नॉट प्रेजेंट। मिस्टर मोहम्मद मुइन अमीर पीरजादा साहब टू आस्क 1 क्वेश्चन। सर थैंक यू। सर सबसे पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि जो M9 में मोटरवे के नाम पे हमसे फ्रॉड किया गया है सिंध के लोगों के साथ, सर ये इतना घटिया, इतना ख़राब मोटरवे पूरे पाकिस्तान में नहीं है सर। 3 लेन बनी हुई हैं जिसमें से 1 लेन तो चलने के काबिल ही नहीं है, इतनी ख़राब उसकी कंस्ट्रक्शन है। पूरे सिंध के लोग ये गुजारिश भी करते हैं कि भाई इस मोटरवे को वाकई में मोटरवे बनाया जाए। ये इससे बेहतर तो हमारा पुराना सुपर हाईवे था, उस पर कम से कम हम सही से चल तो सकते थे। सवाल मेरा मिनिस्टर साहब से ये है कि सर वो क्या वजह है कि हर 3 महीने के बाद टूल बढ़ा दिया जाता है। अभी आप 2 महीने के बाद जाएं तो कुछ टूल होगा, फिर आप 2 महीने के बाद जाएं कुछ और टूल होगा। ये 260 से 400 तक का माइलस्टोन पिछले 7-8 महीनों में अचीव किया है और 460 रुपये हो गया सर। तो बराए मेहरबानी ये भी मुझे जवाब दें कि इसका तरीक़ेकार क्या है टूल बढ़ाने का। जी 460 हो गया है, इसका जवाब दें जी। जी बिल्कुल हमारे फाजिल मेंबर साहब ने ठीक कहा जी। ये जब मोटरवे बनाया गया था ये आबादी में से गुजरा, हाईली डेंस एरिया था, वो उस वजह से आपकी जो एंट्री के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा थे, फिर फेंसिंग जो है वो हर जगह नहीं हो पाई थी। अब हम इसका सलूशन हमारे मिनिस्टर साहब ने सर आते ही इसके ऊपर जो हमारी टॉप प्रायोरिटी है हमारी मिनिस्ट्री की वो ये है कि M6 हम अब ये करने लगे हैं सर कि जो M6 है वो भी दोबारा बना के M9 तक हम लेके जा रहे हैं। और इसमें हमने अब क्योंकि हम इसको 3 साइड से लेके जा रहे हैं सर, इसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी करने की कोशिश कर रहे हैं, PSTP में भी करने की कोशिश कर रहे हैं और CPEC में भी लेके गए हैं। अब इस पे सर हमने 6 जो है इसके पैकेज बना दिए हैं। 50-50 किलोमीटर के जो है 6 पैकेज हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह 2 हम अभी फ्लोट करने जा रहे हैं। वी आर होपिंग कि इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर और बुनियादी तौर के ऊपर ये जो आपका अभी एग्जिस्टिंग सर M9 है ये रिप्लेस हो जाएगा। ये M6 से डायरेक्ट कराची तक हमने नई अलाइनमेंट किया है, वो जो कि आबादी पे से नहीं गुजरेगा। और वो एक जो ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि वो एग्जैक्ट जिस तरह हमारे बाकी पंजाब में मोटरवे हैं वो ऐसी मोटरवे होगा। दूसरा जो ये बात कर रहे हैं कि हम बार बार टैक्स बढ़ा रहे हैं, हमने लास्ट 6 ईयर्स में नहीं बढ़ाया था, ये अब हमने इसको स्टेप वाइज किया है। हम ये भी कर सकते थे कि 100% बढ़ा देते, तो हमने आवाम के लिए 3 मंथ्स का किया। ये लास्ट टर्म होगी बढ़ेगा, फिर नेक्स्ट 3 ईयर नहीं बढ़ेगा जी। थैंक यू। शुक्रिया जी। अमीन उल हक साहब टू आस्क 1 क्वेश्चन। डिप्टी स्पीकर साहब, M9 कराची से हैदराबाद मोटरवे के नाम पे धब्बा है। मैं समझता हूँ कि इसको मोटरवे कहना मोटरवे की तौहीन है। ये इसको एक्सप्रेसवे तो कहा जा सकता, मोटरवे नहीं कहा नहीं जा सकता। होना क्या चाहिए था, बड़ी बड़ी बातें अवान में होती हैं। मैं समझता हूँ कि जो लोग आज मुतालबा कर रहे हैं और उन्हें ये भी देखना चाहिए कि जो क्या उन्होंने अपने दौर हुकूमत में मोटरवे को बनाने पर तवज्जो दी। यकीनन इसका जवाब नफ़ी में है। अब कराची टू हैदराबाद मोटरवे पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि मेरे ऑपोजिशन के साथी भी इस बात को सुनेंगे, कराची टू हैदराबाद M9 पाकिस्तान का वो मोटरवे है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक चलती है, नंबर 1। नंबर 2, कराची टू हैदराबाद M9 पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टोल टैक्स जमा करके देता है।
लेकिन नतीजा 0/0। मैं वफाकी हुकूमत से बिलखसूस अपने वफाकी वजीर कम्युनिकेशन से मुतालबा करता हूँ, वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप कराची टू हैदराबाद चलेंगे, फर्स्ट लेन खतरे बेहतर है, सेकंड लेन और थर्ड लेन रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सीडेंट होता है। जब आप इतने ज़्यादा टोल टैक्स कमाते हैं तो जनाब वाला आपका फ़र्ज बनता है कि आप उस मोटरवे पे पैसे लगाएं, कराची, हैदराबाद और सक्कर के अवाम को फ़ायदा पहुँचे, सिंध के अवाम को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन अमलन ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रहा है। मेरा हुकूमत से मुताल्लिक़, बल्कि एक और चीज़, आप अगर कराची टू हैदराबाद सफ़र कर रहे होंगे तो आप हैरान होंगे कि मोटरवे पे सामने से गाड़ी आ रही होती है, साइकिल आ रही होती है, मोटरसाइकिल आ रही होती है, गधा गाड़ी आ रही होती है, हत्ता कि बस और ट्रक भी आ रहा होता है। ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? नेशनल हाईवे जो पुलिस है उसकी जिम्मेदारी बनती है, मोटरवे पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन कहीं पे चीज़ें नज़र नहीं आती। मेरा सवाल, कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि वफाक़ी हुकूमत मेक श्योर करे कि M9 हो या M5 हो, यानी कराची टू हैदराबाद एंड हैदराबाद टू सक्कर को जल्द अज जल्द बनाने की कोशिश करें। अब मुझे कुछ टाइमलाइन मुमकिन हो सके तो मुझे टाइमलाइन बता दें कि कब तक मुकम्मल हो जाएगा। जी शुक्रिया। जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब। जी स्पीकर साहब, हम तो खुद कह रहे हैं कि ये जुल्म हुआ, ये तो पिछली जितनी हुकूमतें हैं उन्होंने जुल्म किया कि बाकी मोटरवे जो एक इज़ द ओनली मिसिंग लिंक जो कराची तक है, M9 और M6 और M9 है। हम तो खुद जनाब स्पीकर साहब इसके ऊपर आते ही हमारे मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारी डिस्कशंस हुई और हमने इसको टॉप प्रायोरिटी में रखा। हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 इस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की जनाब स्पीकर यही है कि हमने इस मिसिंग लिंक को एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करना है। अब इसका हल ये था कि अगर हम उस पुराने को ठीक करने में लगे रहते, वो तो अब एक एक्सप्रेस वे बना पड़ा है, उसके ऊपर किस तरह एक पॉपुलेशन में आपकी कितना एक उसको ओवरकम, तो इसके लिए हमने जनाब स्पीकर ये किया कि हम नई अलाइनमेंट लेके आए। बड़े शॉर्ट टाइम में हमने उसकी जो फिजिबिलिटीज़ कंप्लीट की, जो हमारा 1 साल गुजरा है, हमने इसको 6 फिजिबिलिटीज़ में तकसीम किया। और ये बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो इस टाइम गाड़ियाँ हैं, कुछ 24-25 हज़ार गाड़ियाँ पर डे वहाँ से गुजरती हैं, जो उसकी फिजिबिलिटी है। तो जो मुल्क की इकनॉमिक जो कंडीशंस थी उसमें हमने इसको एक दफ़ा ऑलरेडी फाइनेंशियल क्लोज किया, 395 बिलियन के करीब इसका फाइनेंशियल क्लोज हुआ। लेकिन फाइनेंशियल क्लोज के अंदर वो जो हमारा जो PPP मॉडल पे हमारे पास पार्टनर आए थे वो भाग गए। फिर हमने दोबारा अब इसको ये किया कि बजाय इसको एक ही पूरा पैच करें, कोई 395 अरब रुपए पे कौन आएगा, तो हमने उसको डिवाइड किया 6 हिस्सों में, 50-50 किलोमीटर में। बहुत अच्छी फिजिबिलिटीज़ बन रही हैं। अब इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में जो टाइम लाइन कह रहे हैं, इंशाल्लाह ताला विद इन फ्यू मंथ्स जो है इसकी आपको एडवर्टीजमेंट्स नज़र आएंगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर। दूसरा जो रह गया आपका आगे जो M6 है, इसमें हमने ये कर दिया है, जो M9 की रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, इसका भी हमने आगे फिजिबिलिटी स्टेज के ऊपर है, जैसी वो न्यू अलाइनमेंट आएगी उसका भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नंबर 1 है जनाब स्पीकर। इंशाल्लाह हम इसको आपको गुड न्यूज़ आने वाले फ्यू मंथ्स में आपको नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया जी शुक्रिया। जी मोहम्मद जावेद हनीफ खान टू आस्क 1 क्वेश्चन। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। बहुत सारी बातें हो गई। M9 जो है इसको तो मैं शेम मोटरवे कहता हूँ कि मोटरवे के नाम पर धब्बा है। ये सारे मुल्क में जितनी भी मोटरवे बनी है नई अलाइनमेंट से बनी है, नई बनाई गई है, PSDP से बनाई गई है, ये CPEC से बनाई गई है। जब सिंध की बारी आती है, कराची की बारी आती है, तो ये M6 के लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं। ये जो सुपर हाईवे थी, जो ओरिजिनल अलाइनमेंट था, उसको उसके ऊपर उन्होंने कारपेट करके उसको मोटरवे बना दिया। तो वाई दिस इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? मेरा क्वेश्चन ये है फेडरल गवर्नमेंट से, मैं ये जानना चाहता हूँ। नंबर 1 तो ये मुझे बताएं कि जो M6 है इसका टाइमलाइन क्या है, कब बनाएंगे? पिछले 10 साल से तो हम सुन रहे हैं इसके अंदर कोई टाइमलाइन नहीं है। अभी भी जो है ये सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि जनाब हमने 50-50 किलोमीटर के टुकड़े बना दिए हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिस्कस कर रहे हैं, CPEC डिस्कस कर रहे हैं, या PSDP डिस्कस। अभी तक ये डिसीजन भी नहीं हुआ कि कैसे बनाएंगे इसको। M9 के लिए तय ये हुआ था कि M9 का नई अलाइनमेंट होगी अभी तक, और उसको एक्सटेंड किया जाएगा कराची पोर्ट तक। दूसरा क्वेश्चन मेरा इसमें यह है कि क्या नया अलाइनमेंट आ रहा है M9 का और उसको कराची पोर्ट तक लेके जाए, क्योंकि कराची पोर्ट का ट्रैफिक जो जनरेट होता है इस वक्त, जो कराची के अंदर जो कमोशन है, कराची के अंदर जो प्रॉब्लम है,
उसका सबसे बड़ा रीजन जो है कराची पोर्ट का ट्रैफिक है। तो ये लॉन्ग टर्म सोचने की बात है और ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ये इधर उधर डिलीट लाइन करने की बजाय कि ऐसे बनेगा इससे पैसे आएंगे उससे पैसे आएंगे, इमीडिएट मेजर्स लें और उसको पीएसडीपी के अंदर लेके आए, उसको बनाएं। मैं जानना चाहता हूं क्या पॉलिसी है फेडरल गवर्नमेंट की। शुक्रिया। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब। जी आप जवाब अच्छा, दें। एक तो जो इन्होंने फरमाया कि हम कराची तक इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, न्यू अलाइनमेंट बिल्कुल कराची पोर्ट तक हम एक्सटेंड कर रहे हैं और जो न्यू अलाइनमेंट के हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया आगे फिजिबिलिटी के लिए, उसमें ये शामिल है कि आप कराची पोर्ट की ट्रैफिक भी जो है उसके ऊपर आएगी। जहाँ तक इनका ये है कि आप इस सिवाय इसके सब ट्रिपल पी मॉडल पे और क्या कर रहे हैं। देखिए, हम इसको तीनों साइड पे पैरेलल लेके चल रहे हैं। जो हमारी गवर्नमेंट की, मैंने कहा ना, प्रायोरिटी नंबर 1 है, वो भी हम कर रहे हैं कि हम ट्रिपल पी मॉडल पे भी लेके जाएं। आपका देखिए बाकी मोटरवेज भी इसी ट्रिपल पी मॉडल पे बने। अगर हम आपको कराची अपना जो नया मोटरवे बना है सियालकोट से आपका लाहौर या सियालकोट से खारियाँ, वो भी ट्रिपल मॉडल पे बना है, वो पीएसडीपी से नहीं बना। लेकिन हम इसको दूसरी साइड के ऊपर सी पैक की जो है जॉइंट वर्किंग कमेटी जो है उसके ऊपर भी हम लेके गए हैं। हमारी चाइनीज़ के साथ डिस्कशन हो गई है, वो भी नेक्स्ट स्टेज के ऊपर है। अब हमारे पास 3 ही जो पैरेलल में चीज़ें हैं जिसको हम लेके चल रहे हैं कि ये नहीं कि हमने सिर्फ ट्रिपल पी मॉडल पे रखा है, लेकिन हमारी जो प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है गवर्नमेंट का वो ये है कि ट्रिपल पी मॉडल पे जल्दी हो जाएगा, बजाय हम इसको पीएसडीपी में कुछ चंद फंड जिस तरह रखा जा रहा है। अब 110 स्कीमें चल रही हैं। अब वो ये रहा है कि वो 110 स्कीमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फंड, कितना एक फंड है हमारी फेडरल गवर्नमेंट के पास। तो इसलिए जनाब स्पीकर, तीनों पे हम लेके चल रहे हैं इंशाल्लाह ताला। टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, टाइमलाइन आप, मैंने जिस तरह कहा कि आने वाले चंद महीनों में आपको ये एडवर्टीजमेंट्स नजर आएंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। जी सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, हमारे गुल भाई जो है वो बेचारे अकेले पड़ गए हैं इस जवाब देने में। मुझे इन पर तरस भी आ रहा है। ये मसला इनका एक्चुअली है नहीं, ये वज़ीर आज़म साहब के लेवल का ये मसला है सर। पूरे ये मोटरवे कराची पोर्ट के गेट से पेशावर तक की ये मोटरवे है। जब आप ये इतनी बड़ी मोटरवे बना रहे थे और बन गया सब कुछ, तो इस दौरान आपको ख्याल नहीं आया कि ये मिसिंग लिंक जो है वो हैदराबाद टू सक्खर और हैदराबाद से लेकर कराची आप क्या कर रहे हैं। और फिर यही मसला ख़त्म नहीं होता, कराची से लेकर कराची पोर्ट तक का जो मसला है सर, आप जो भी सिंध के हमारे यहाँ पर लोग हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं और जिनका कराची में रात के 10 बजे के बाद गुजर होता है, वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और सनसेट बुलेवार्ड अगर वो गुजर के दिखाते अपनी छोटी गाड़ी पे, 10 बजे के बाद सारा हैवी ट्रैफिक जिसको पेशावर जाना है वो पहले डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल फेडरल एरिया में आता है, फिर नाजमाबाद में आता है, फिर वाटर पंप पे जाता है, फिर वो क्लिफ्टन के अंदर जाता है, वो फिर डिफेंस के अंदर घुस जाता है। जिस ट्रैफिक को जाना है पेशावर, वो तो ये किन लोगों ने इसको प्लान किया है भाई। और कोई उसकी फिक्र नहीं थी कि भाई इसका क्या होगा, इसका हल क्या होगा। मैं बारहा, हम पहले भी इस वाली बात को कर चुके हैं, हम स्टैंडिंग कमेटी में भी इस वाली बात को उठा चुके हैं कि भाई सबसे पहले तो कराची पोर्ट से जो सुपर हाईवे पे आने वाला रास्ता है उसमें नॉर्दर्न बाईपास है हमारे पास। नॉर्दर्न बाईपास वाज डिजाइन टू ब्रिंग दिस ट्रैफिक फ्रॉम गेट ऑफ ये जो केपीटी का गेट है, पोर्ट्स के गेट है, वहां से सुपर हाईवे पे लेकर आए, जिसको आप मोटरवे कहते हैं, मैं उसको मोटरवे कहता नहीं। वहां से नॉर्दर्न बाईपास का रास्ता ही नहीं इस्तेमाल हो रहा सर। वो सारा ट्रैफिक, करोड़ों रुपए की रिश्वत ट्रैफिक पुलिस वालों को देकर वो शहर के अंदर आते हैं। आपको पता है कि ये हैवी ट्रैफिक से कितनी कैजुअलिटीज हो रही हैं, कितने लोग, मासूम लोग वहां पर शहीद हो रहे हैं। आपको सर भाई एक वाकया खुदा ना खास्ता यहां पर फिर आपको खबर आ रही होगी कि भाई कराची का अमन तबाह बर्बाद हो गया। तो मैं सर आपके तवज्जो से कहना चाहता हूं कि वजीर आजम साहब को इसके ऊपर बाकायदा तवज्जो, ये उस लेवल का मैटर है। एक तो ये कराची हैदराबाद ये कहीं से भी मोटरवे नहीं है, और हमसे ये कही गई थी बात कि उस नया मोटरवे बना रहे हैं। और ये सिर्फ जब आप बात करें हैदराबाद सक्खर, तो ये हैदराबाद सक्खर नहीं, ये सक्खर से लेकर कराची पोर्ट तक की बात होनी चाहिए। इस पूरे जब तक आप इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे ये मसला हल नहीं होगा। लोग बहुत ज्यादा परेशान है। और कोई भी सर एक सिंगल वाकया कराची में, आपको सर पता है कि
इट्स अ टिकिंग बॉम्ब। कोई एक सिंगल वाकया जो है वो आपको फिर वहां पर अफरा तफरी शुरू होगी, फिर हम सब लोग यहां पर बैठ जाएंगे कि किसने जलाई गाड़ियां और कौन ये कर रहा है, और सारे एक्टर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इन हमारे भाई जो गुल भाई इनके ऊपर बोझ डालने के बजाय आपके तवस्सुस सर इस ऐवान से मेरे सारे जो यहाँ पे कुलीग हैं, सिंध के लोग हैं, सारे जो भी सिंध के पार्लियामेंटेरियन हैं, ये हमारी मुत्तफिका बात है और ये आम लोगों की बात है। लाखों ट्रैफिक वहां से लोग गुजरते हैं और हम ये बात ही करते चले जा रहे हैं। और इसको कहीं से भी आप इसको बीओटी के ऊपर ना जाएं, कहीं से भी इसके ऊपर आप सीपैक की बात ना करें। भाई पूरे पाकिस्तान में इतना पैसा लग गया, पीएसडीपी से इस काम को शुरू करवाएं ना, बाद में अगर कोई बीओटी वाला आ जाएगा तो उसको दे दें। ये पाकिस्तान के अपने खजाने से इस रोड को बनवाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। पार्लियामेंट सेक्रेटरी साहब, ये बहुत गंभीर मसला है। ये कराची पोर्ट जो है पूरे पाकिस्तान को सर्व करता है और ये अवलीन प्रायोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की। इस पे आप जनाब रोशनी स्पीकर, डालें, इसका बिल्कुल। क्या करेंगे? जी जनाब स्पीकर, मैंने तो आते ही पहली बात ही यही की कि क्या हमारी गवर्नमेंट तो आई अभी 1 साल हुआ, क्या पिछली गवर्नमेंट्स ने ये वाहिद मिसिंग लिंक था, उन्होंने क्या किया 75 साल से? अब देखिए, हमने आते ही जनाब स्पीकर जो हमने किया, जो फाजिल मेंबरान जो पांचों साहबान ने बात की, हम तो इस पर पहले ही अमल कर चुके हैं। हम आते ही हमारे मिनिस्टर साहब ने अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने पहले दिन हमने डिसीजन लिया कि हमने इसको रिप्लेस करना है। अगर हम उसी M6 के ऊपर उसी पुराने M9 की अलाइनमेंट पे खड़े रहते तो अब तक वो काम भी ना हुआ होता जो हम कर चुके 1 साल के अंदर। हमने सर फिजिबिलिटीज़ जो है वो तैयार कर ली, हमने आपका अगले M9 का जो है न्यू अलाइनमेंट तैयार कर ली। मेरे साथ साहिबान बैठ जाए, मैं इनको कंप्लीट प्रेजेंटेशन दूंगा जिसमें हमने नई अलाइनमेंट फाइनल कर ली। अब सर आगे आ जाता है इसकी फंडिंग का मसला। अब देखें, ये सिंध का, पंजाब का या सूबों का मसला नहीं है सर। हमने इस पे क्या कर सकते हैं, हमारी मिनिस्ट्री ने सर इससे पहले इसको ऑलरेडी फ्लोट किया, फाइनेंशियल क्लोज हो गया 2021 दिसंबर के अंदर। अब एक पूरा साल फाइनेंशियल क्लोज में लग गया। अब हमें क्या पता था कि वो फाइनेंशियल क्लोज में हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो पार्टनर है वो भाग जाएगा। दिसंबर 2023 के अंदर हमने उसको क्लोज कर दिया, वो नहीं उसको कंप्लीट कर पा रहा था, वो ड्यू टू द फाइनेंशियल कंडीशन। उसकी भी बात ठीक थी कि जो मुल्क में जब इन्फ्लेशन आई तो डॉलर्स कहाँ से कहाँ पे पहुँच गया, उसको वो नहीं कर पा रहा था, उसका जो पे बैक पीरियड था वो कंप्लीट नहीं हो रहा था। अब 2023 के बाद 2024 था सर, हमने आते ही इसको दोबारा तीनों साइड के ऊपर लेके जा रहे हैं। हमने ये कभी नहीं कहा कि हम इसको पीएसडी के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे, हम तीनों को पैरेलल लेके चल रहे हैं। प्रायोरिटी नंबर 1 ये है, अगर आपको मोटरवे जो है इंशाल्लाह ताला बनेगा तो ये बिल्कुल मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ठीक कहा, ये मोटरवे सिर्फ सिंध का मोटरवे नहीं है, ये पाकिस्तान का मोटरवे है। और हमारे मिनिस्टर साहब ने जितनी ज़्यादा इसके ऊपर काम किया है, मीटिंग्स की, आप आएँ, आप देखेंगे कि यार 1 साल में, पिछले 70 साल में इस पर इतना काम नहीं हुआ होगा जितना हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर किया। आप आएँ हमारे साथ बैठी, इंशाल्लाह हम आपको। लेकिन बिल्कुल हम ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल हमारे मेंबरान ठीक कह रहे हैं कि ये एक्सप्रेस वे बना हुआ है, ये मोटरवे नहीं लगता, इसलिए इसकी न्यू अलाइनमेंट ज़रूरी है। और प्रायोरिटी नंबर 1 इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले चंद महीनों में इनको नज़र आएगी कि उसकी जो हम PPP मॉडल के ऊपर लेके जा रहे हैं सर। थैंक यू जी। देखें, इस पर ऑनरेबल, ये बहुत ये कंसर्न है ऑनरेबल मेंबर्स को, इस पर एडजमेंट मोशन ले आएँ तो फिर इसमें बहस करा लें। जी नवीद कुमार साहब, इस पर एडवाइस करें क्या सर, ये मैटर जो है ऐसे बातों से, कार्रवाइयों से, आनिया जानिया से नहीं होगा। दिस इज़ अ मैटर विच रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस। प्रेफरेबली अगर प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ आके हमें इस पे जो है पोजीशन दें, क्योंकि ये आप भी छोटे से होके बड़े हुए हैं, यही कहानियाँ सुन रहे हैं हम, तो काइंडली टेक इट सीरियसली। मेरली टू कि जी एक कॉलिंग अटेंशन आ गया और उसके जवाब चले गए, दैट्स नॉट इनफ। कार्रवाई नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल फिजिकल टाइमलाइंस चाहिए। और उसके लिए आप, अब तो आज सेशन ख़त्म हो जाएगा, आप नेक्स्ट सेशन में प्लीज़ फुल फ्लेज एक डिबेट रखें। You know, it's probably the most important project in the country as far as communication is concerned. Yes. Please have a full-fledged discussion on this, and the answer should come preferably from the Prime Minister or at the very least by the Minister concerned. We need your ruling on that. इसको कमेटी को ना भेज दें सर? कमेटी में फिर वो गोलमोल बात होगी, यहाँ फ्लोर ऑफ द हाउस पे करें।
अच्छा, अगले सेशन में जी। एजाज अखरानी साहब, आप स्टैंडिंग कमेटी कम्युनिकेशन के चेयरमैन हैं जी, बताइए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इसको अगले सेशन में फ्लोर पे लाएं जो नवीद कमर साहब कह रहे हैं? थैंक यू मिस्टर स्पीकर सर। सर, नवीद कमर साहब ने जो बात की और मेरे भाई मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो बात की, मैं बिल्कुल उनको इंडोर्स करता हूँ। सर, ये आके मैं आपको बताऊँ, जब से मैं चेयरमैन बना और हर मीटिंग में मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी जो है यही रोड है और इस पे बात करते हैं। कभी ये कहते हैं कि हम 60 किलोमीटर्स के वो बना रहे हैं। सर, हैरत होती है, 2 दफ़ा तो हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध इनको ख़त लिख चुके हैं प्राइम मिनिस्टर को कि ये इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसको क्यों नहीं ले रहे हैं आप। सर, ये सिर्फ आता सिंध में, लेकिन ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है। इट्स नॉट सिंध प्रोजेक्ट, इट्स पाकिस्तान प्रोजेक्ट। अगर सर सबसे ज़्यादा अगर किसी जगह से इनको इनकम होनी है तो वो इस रूट से होनी है, अगर इसको मोटरवे बना दे। लेकिन ये बातें करते हैं सर, अब मुझे समझ में नहीं आती है कि उन्होंने पूरा मोटरवे सारा बना दिया और इस लिंक को छोड़ के, मतलब वो पैसे कहाँ से आए? उन्होंने सीपैक से किए, पीएसडीपी में डाले, जिस तरीके से उन्होंने वो पैसे पूरे किए। लेकिन इसके लिए कभी वो कहते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप करेंगे, कभी कहते हैं कि हमारी अभी बाकू गए थे उनसे बात हो गई है, कभी कोई चीज़ आके मीटिंग में बता दें, कभी कोई चीज़ बताते हैं। सर, ये बात यहाँ होनी चाहिए और बिल्कुल अश्योरेंस प्राइम मिनिस्टर की तरफ से होनी चाहिए। वो यहाँ अश्योर कराएं हमें कि ये बड़ा प्रोजेक्ट कब लेंगे, इसकी टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए, कब इसको बनाएंगे, कब इसको मुकम्मल करेंगे। देयर शुड बी सर रोड मैप इसका होना चाहिए। अदरवाइज ये जिस तरह मेरे भाई ने कहा ना, ये बातें आके यहाँ करते हैं। गुल भाई मेरे भाई हैं, लेकिन गुल भाई के लेवल की ये चीज़ नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर लेवल की चीज़ है, इससे कम की चीज़ ही नहीं है। सर, मैं यही कहूँगा कि आपकी तरफ से कोई चेयर की तरफ से कोई आनी चाहिए, तो जैसे इसमें बहस नहीं हो सकती। कॉलिंग अटेंशन हो गया। अब आपको हाउस की इतला के लिए है कि हम एक कमेटी बनाते हैं, आपकी जो कमेटी है इसमें ले आएं और उस कमेटी की रिपोर्ट आप ले आएं हाउस में, और हाउस में फिर इसको जिस तरह नवीद कमर साहब ने कहा फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। अब इसमें बहस नहीं हो सकती जी, प्लीज। जी, ये आइटम नंबर आखिरी वाला आइटम है, आलिया कामरान साहिबा, वो कॉलिंग अटेंशन, इसको कौन एड्रेस करेंगे? जी, आलिया कामरान साहब पढ़ें। जी सर, मैं वज़ीर बराए वफाकी तालीम और पेशा वराना तरबियत की तवज्जो आवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाना चाहूँगी, जो सरकारी यूनिवर्सिटियों को दरपेश शदीद माली मुश्किलात से मुतल्लिक है। जी, फराना साहिबा। स्पीकर साहब, ये बड़ा वैलिड कंसर्न है और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स मैं शेयर करना चाहूँगी कि जो HSC है उनको 65 बिलियन की ग्रांट मिलती है, जिसमें से प्रोविंसेस को मेजर शेयर हम देते हैं, वो 42.01 बिलियन है, और जो कि अप्रॉक्सीमेटली 65% है इनका शेयर इन द all the provinces. Now what we have done, अभी जो एक पैक्ट साइन किया है इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के चारों सूबों ने, और उनको ये पैक्ट उन्होंने ये साइन किया है कि दे विल पुट इन अ लिटिल शेयर ऑफ देयर इन ईच प्रोविंस टू लेसन द बर्डन एंड टू फैसिलिटेट द यूनिवर्सिटीज़। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब के, फाइनेंस मिनिस्टर सिंध के एंड बलूचिस्तान एंड KP के आए थे, और उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट साइन किया है, और उसके मुताबिक अब ये मजीद इनको हेल्प आउट करेंगे। एंड हमने इनको 85 का इस दफ़ा बजट दिया है, और अगर हमें वो मिलता है तो उसमें फर्दर 10% हम मजीद इनको देंगे यूनिवर्सिटीज़ को। जी, शुक्रिया। जी, आलिया कामरान साहबा टू आस्क वन क्वेश्चन। जी सर, मैं अपनी मोहतरमा बहन से ये पूछना चाहूँगी कि ये जो इस बजट का इन्होंने जिक्र किया है, क्या ये बजट काफ़ी है? कुछ अरसे कबल जो HEC के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक स्पीच के अंदर ये जिक्र किया कि तालीम का बजट इस वक्त जो है 0.22% है, यानी कि आधे % से भी कम सर तालीम का बजट रखा गया है। सर, अगर सूबाई मामलात को आप एक तरफ छोड़ दें तो जो फेडरल यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, सर उनकी हालत क्या है? और बारहा इस हाउस के अंदर इस अहम मसले की तरफ जो है तवज्जो दिलाएगी, और हमेशा हुकूमत की तरफ से ये जवाब मिला
कि हुकूमत को इस चीज़ का अदराक है। सर कितना अदराक है ये पता चलता है क्योंकि हालात इस नोयत इस निच पे पहुंच गए हैं कि जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है वहाँ पर पिछले माह मुलाजमीन को तनख्वाहें और जो पेंशन्स हैं वो बैंक से लोन लेकर सर दी गई हैं, और जो 2-3 साल से रिटायर्ड हो गए मुलाजमीन उनको ग्रेजुएटी के पैसे देने के लिए यूनिवर्सिटीज़ के पास पैसे नहीं हैं सर। इसके अलावा ये हालत आ चुकी है कि आप मुलाजमीन को मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं रख पा रहे हैं, और उसकी वजह भी सर यही है। आ गया सवाल आप सर जी माइक खोलें। बात तो एक सवाल होता है ना सर, सवाल यही है कि हुकूमत सिर्फ इसका इदराक ना करे और इसको अमली जामा पहनाते हुए सर इसको अनाउंस करे कि अगले बजट में सर अगले बजट में तालीम का बजट जो है बढ़ाया जाएगा ताकि इन यूनिवर्सिटियों को ग्रांट मिल सके सर माली। शुक्रिया जी। फराना जी साहब। थैंक यू, शुक्रिया स्पीकर साहब। जैसा कि मैंने कहा है कि इट इज़ अ वेरी वैलिड कंसर्न जो इनका है, और हमने तो लाइक ओवर द इयर्स वी हैव आस्क्ड देम टू गिव अस 125 बिलियन, लेकिन वो कह रहे थे कि अभी इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो we have requested for 85 billion, and that's why we brought the provinces on board with us, and inshallah hopefully since they have signed this pact, so in good spirit I hope that all provinces will put their input in it, and inshallah ye aage in the next coming budget it will be materialized. Thank you sir. जी शुक्रिया। उस्मान बदीनी साहब to ask one question. Not present. जी आइटम नंबर 3 राना मोहम्मद कासिम नून साहब। जी मिस्टर स्पीकर सर, इसको काइंडली डेफर कर दें जी। जी डेफर करें? जी जी नेक्स्ट। अच्छा जी, दिस आइटम नंबर 3 इज डिफर्ड। आइटम नंबर 4 राना साहब कासिम नून साहब, ये भी डिफर करें? ये खोलें, माइक खोलें जी। जी मिस्टर स्पीकर सर, इसको भी डेफर कर दें। ओके, दिस इज ऑल्सो डिफर्ड। आइटम नंबर 5 नवीद आमिर जीवा साहब। Thank you, Janaab Speaker. I move for leave to introduce a bill to establish National Commission for Minorities' Rights, the National Commission for Minority Rights Bill 2025. जी पिज़ा साहब, do you oppose it? सर ये कमेटी को रेफर कर दें। Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill to provide the establishment of Orbit Institute of Management and Technology. No, sorry, item number 5. Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill to establish a National Commission of Minorities' Rights, a National Commission for Minorities' Rights Bill 2025 be granted. All those who are in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and the leave to introduce the bill is granted. Item number 6, Naveed Ahmed Jiva sahab. I introduce the bill, the National Commission for Minorities' Rights Bill 2025. The bill in question stands introduced. Ji, item number 7. Mr. Azimuddin Zahid, Chairman Standing Committee on Federal Education. Faranaz Akbar Sahaba. जी, on behalf of Mr. Azimuddin Zahid Saab, Chairman Standing Committee on Federal Education, Provincial Training, National Heritage and Culture, to present the report of the Standing Committee on the bill to provide for establishment of the Gurki Institute of Science and Technology, the Gurki Institute of Science and Technology Bill 2024, moved by Ms. Samina Khalid Gurki, MNA. The said report stands presented. जी, item number 8 and 9 is deferred. Item number 10, Rana Mohammad Qasim Noon साहब। मिस्टर स्पीकर सर, इसको भी डेफर ही कर दें जी। इस पे कोई हमने सहरा से गुफ्तगू कर रही है। ठीक है जी। Item number 10 deferred. 11
also deferred. ठीक है कासिम नून साहब? भी डेफर ही कर दें. Amendments, the item number 12, amendments to the rule, procedure and conduct of business in National Assembly. Sayyid Rafiullah. बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर. जनाब स्पीकर, असम्बली की कार्रवाई का तरीक़ाकार कवायद 2007 के कायदा 293 के ज़ेले कायदा 4 के तहत मज़कूरा कवायद के दर्ज झेल तरामीम पेश करने की इजाज़त तलब करता हूँ. जी कमेटी को भेजते हैं इसको. ठीक है, ठीक है जी, पूरा पढ़ दें. बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब. सर, तरीक़ाकार कवायद कायदा 4 में तरमीम की कौमी असम्बली में कार्रवाई का तरीक़ाकार 2007 में कायदा 4 में वज़ीर की तारीफ़ और इबारत या वज़ीर की जानिब से तौसीफ़ करदा सुपुर्द करदा किसी काम के ज़मन में पार्लिमानी सेक्रेटरी हज़फ कर दी जाएगी. 2. पार्लियामेंट हाउस की तारीफ़ के बाद हस्ब झेल नई तारीफ़ शामिल कर दी जाएगी. यानी पार्लिमानी सेक्रेटरी मुराद वजारत या डिवीज़न के वज़ीर की जानिब से ख़ुसूसी तौर पर सुपुर्द करदा तौसीफ़ करदा या हवाले करदा किसी भी पार्लिमानी फ़र्ज़ मनसफ़ी के ज़मन में तकर्रुर करदा रुकन जिसकी पार्लिमानी सेक्रेटरी की तकर्री की गई हो. नंबर 4, तरीक़ाकार कवायद में नए कवायद की शमूलियत के कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ाकार के कवायद 2007 कायदा 39B के बाद हस्ब झेल नए कवायद शामिल कर दिए जाएंगे. यानी सर G39 काबीना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर आर्टिकल 91 शिक 2 के रोशनी में मजमूई तौर पर कौमी असम्बली को जवाबदेह होगी. दाल 39 वज़ीर अपने ओहदे से मुतालिक इंसाम कार को निपटाने के लिए बुनियादी जिम्मेदारी संभालेगा. नेज़ है 93 हंगामी सूरत हाल में स्पीकर की पेशगी मंजूरी के साथ कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को पेशगी इतलाक से मशरूत पार्लिमानी सेक्रेटरी को मुताल्लिका वजारत या डिवीज़न के पार्लिमानी अमूर को सुपुर्द करने की इजाज़त दी जाएगी. 3. तरीक़ाकार के कवायद 247 में तरमीम की कौमी असम्बली की कार्रवाई के तरीक़ाकार को 2007 247 के ज़िला कायदा 3 के में वक़्फ़ कामिल की शरह से तब्दील कर दिया जाएगा और इसके बाद आखिर में हस्ब झेल जुमला शर्तिया इजाफ़ा कर दिया जाएगा. यानी मगर शर्त यह है कि पार्लिमानी सेक्रेटरी के नोटिस मयाद सर्फ वजारत या डिवीज़न जिसके पार्लिमानी सेक्रेटरी के तकर्रुर किया गया है इस ज़मन में ख़त्म होगी. सर, आइटम नंबर 13 पढ़ूँ? जी ठीक है, ठीक है, शुक्रिया जी. पीरजादा साहब. ये कमेटी को रेफर कर दिए जाए. जी, रेफर टू द कमेटी. जी आइटम नंबर 15 सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साहब हैं. कोई और मूव करेगा? ये तो स्पेशल कमेटी बनवाई गई. चलो ये अभी फिलहाल इसको डिफर करते हैं. जी जी कादिर गिलानी साहब का ये शोर से नहीं मिलेगा. आप थैंक यू जनाब स्पीकर. जो शोर करेगा उसको नहीं देंगे. इस तरह नहीं है. आप बैठे, मैं दे रहा हूँ, मैं टर्न बाय टर्न आ रहा हूँ. आप I, Sayyid Abdul Qadir Gilani, Chairman Standing Committee on Planning and Development, do hereby present the periodic report of the committee for the period 1st July 2024 till 31st of December 2024 as required by the rule. Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله जी अब्दुल कादिर गिलानी साहब ये दोबारा से पढ़ दें जी थैंक यू जनाब स्पीकर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ अपने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की एनुअल रिपोर्ट तो आई हैव टू रीड इट आउट आई सैयद अब्दुल कादिर गिलानी Chairman Standing Committee on Planning and Development do hereby present the periodic report of the committee for the period 1st July 2024 to 31st of December 2024 as required by Rule 234A of the Rules and Procedures and the Conduct of the Business of the National Assembly 2007. Janab Speaker, I represent National Assembly of Pakistan on being as the chairman of the Planning and Development, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट कमेटी है। तो जनाब स्पीकर ये जितनी भी हमने जो मैंने ये डेट्स दी हैं इस पे आप इंश्योर करें कि जो भी मेरे ऑनरेबल मेंबर्स हैं कमेटी के उन्होंने जो भी सिफारिशात डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को और स्पेशली प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जो वजारत है उसको दी हैं उस पे अमल दरामद कराने के लिए क्या ये कमेटी फाल होगी या आप कोई और कमेटी तश्कील करेंगे जो अमल दरामद कराएगी। जो जनाब स्पीकर हमें बताया जाता है कि हमने सिफारिशात करनी है। अब इस साल के बजट में पीएसडीपी में जो सक्खर से कराची मोटरवे है उसका पैसा रखा नहीं गया और मैं समझता हूं कि सिंध सूबा इससे महरूम है और हमें ये अगर लाहौर और इस्लामाबाद के लिए एक और मोटरवे बना सकते हैं तो वाई नॉट। जो कराची आपका फीड करता है पाकिस्तान को, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है और आपका फाइनेंशियल हब है, अगर वहां से कनेक्टिविटी नहीं है पाकिस्तान के साथ मोटरवे पे तो ये ज्यादती है। तो जनाब स्पीकर अभी इस साल की जो पीएसडीपी आ रही है इस पे हमने अप्रूवल्स देनी है और हमने सिफारिशात देनी है। हमें इंश्योर किया जाए कि अगर हम इतनी ताकत रखते हैं, अगर मेरी कमेटी इतनी पावरफुल है कि जो सिफारिशात हम देंगे और वो हम सिर्फ अकेला मैं नहीं दूंगा, उसमें पाकिस्तान की तमाम जमातें मौजूद होंगी और सारे सूबों की रिप्रेजेंटेशन होगी। अगर वो सारी सिफारिशात पे वजारत प्लानिंग और डेवलपमेंट अमल दरामद करेगी तो हम ये करेंगे, वरना आई एम सॉरी टू से वी विल बॉयकॉट फ्रॉम दिस कमेटी एंड वी विल नॉट अप्रूव पीएसडीपी ऑफ दिस ईयर। थैंक यू जनाब स्पीकर। जी शुक्रिया। रिपोर्ट स्टैंड्स प्रेजेंटेड। जी अली अहमद साहब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जी मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। ये इशू पॉलिटिकल नहीं है, इशू बहुत ही सेंसिटिव है। मैं पूरे ऐवान की तवज्जो भी चाहता हूँ, आपकी तवज्जो और हमदर्दाना गौर भी खासकर
हुकूमती मेम्बरान की जो मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है, क्योंकि ज़ाहिर वजारतों में आप हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की भी इसमें सपोर्ट हम सब इसमें चाहिए होगी। ये इशू ऐसा है कि ज़ाहिर है हम सब सबसे पहले मोहम्मदी है, मुसलमान हैं, तो उसके बाद फिर हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद कि मोहम्मद से वफ़ात तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। शाह साहब, गुज़िश्ता कुछ अरसे से कश्मीर पे बोले, ये ख़त्म नबूत वाले इशू है इस पे कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से सोशल मीडिया पे बेइंतहा ब्लास्फेमस मटीरियल आ रहा है, जिसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान रिसालत, उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत और सहाबा कराम, तमाम मजहबी शख्सियात और कुरान सबको टारगेट किया जाता है और यह सिस्टमेटिक हो रहा है। मेरी दरख्वास्त होगी हुकूमत वक्त से कि इसका स्ट्रॉन्ग नोटिस लें और ख़ुद इसमें मुस्तगीस बनिए, बजाय इसके कि इसमें जनाब डिप्टी स्पीकर साहब प्राइवेट लोग आएँ, उससे फिर इशूज़ बनते हैं। हमारा एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी नज़रिया है और ख़त्म नबूवत पे एक कानून भी पास हो चुका है और इस ऐवान को ये एजाज़ हासिल है। भुट्टो साहब के दौर में पास हुआ था, पूरे ऐवान ने यूनानिमस पास किया था, मुफ्ती महमूद साहब थे उसमें एनपी की रिप्रेजेंटेशन थी, उससे जितनी भी लीडरशिप थी सारे उन्होंने सपोर्ट किया था। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने का खुद का इरशाद मुबारक है, हदीस मुबारक का मफहूम है, गाना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी नबी रसूल, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा। तो सिस्टमेटिकली जो सोशल मीडिया पे हो रहा है उसका नोटिस लिया जाए और इस पे साइबर क्राइम विंग जो है वो एक्टिव हो। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस पे एक केस चल रहा है जिसमें डायरेक्शन आ चुकी है, मोहतरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया है सरदार इसाक खान साहब के, उनका उस पर फैसला है 31 जनवरी 2025 को, जिसमें 28 फरवरी 2025 को रीलिस्ट अभी दोबारा वो लगना है। बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता यहां मैं रखने लगा हूं, उसमें ये डिबेट हुई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपकी तवज्जो चाहता हूं, आधा मिनट, बाकी तो मैं बात इस पे नहीं करूंगा, ज्यादा पॉलिटिकल बात ही नहीं कर रहा। उन्होंने इख्तियार दिया हुकूमत वक्त को, और वो आपके सामने वो रेलेवेंट पोर्शन में पढ़ देता हूं। ये बड़ा अहम नुक्ता है जिस पे उलमा का एतराज आ रहा है, इसलिए मैं ऐवान के सामने रख रहा हूं कि वो फरमाते हैं मोहतरम जज साहब, और उन्होंने इख्तियार हुकूमत को दिया है। वो कहते हैं कि व्हाट शुड बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमीशन, कि क्या इस पे कोई कमीशन बने। दिस इज अ मैटर विद इन द डिस्क्रिशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। तो वो हुक्म नहीं दे रहे कि कमीशन बनाए, वो फेडरल गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि अगर आप बनाना चाहते हैं तो बेशक इस पे कमीशन बना लें। उलमा कराम का इस पे मौक़िफ़ ये आ रहा है कि ऑलरेडी अदालतें मौजूद हैं, अदालतों में ये केसेस चल रहे हैं, अगर आप कमीशन बना देंगे तो ये केसेस अदालतों से कमीशन में चले जाएंगे। ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जब तौहीन रसालत का कोई पर्चा कटता है वो सिलसिला खुदा न खास्ता रुक जाएगा और सारा केसेस वो कमीशन में चले जाएंगे। बहुत से लोग छूट जाएंगे जो गुनहगार हैं, और वो फिर बैरून मुल्क जाके फिर अज़ाइलम ले लेते हैं, इस बुनियाद पे अज़ाइलम ले लेते हैं। तो उलमा का इस पे मौक़िफ़ ही आ रहा है कि आप बराए मेहरबानी फेडरल गवर्नमेंट इस पे कमीशन की तरफ ना जाए, बल्कि जो केसेस अदालतों में हैं वहां जिस पे कोई केस है, अगर बेचारा कोई वो मुलजिम पे गलत इल्जाम है तो अदालत में आपको पूरा मौका मिल जाता है अपनी बेगुनाही साबित करने का। कमीशन में कोई रिटायर्ड जज वो लगा देंगे और उसमें लफ्ज यूज किया गया है कि कोई साइबर क्राइम विंग से कोई लगा दें, कोई एनलाइटेंड स्कॉलर लगा दें, इस तरह की चीजों से तौहीन रसालत वाला इशू जो है ये कमजोर हो जाएगा। इस पे जो कानून साजी जो की गई है, तारीखी कानून साजी, और उसमें सिलसिला रुक जाएगा और लोगों को मौका मिलेगा कि वो खुदा न खास्ता माज़अल्लाह ये गलत अमल भी करें तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या तौहीन अहले बैत का, तौहीन सहाबा का, और कमीशन वगैरह के चक्कर में पड़ के आसानी से बगैर किसी FIR के, बगैर किसी सजा के मुल्क से भी निकल जाएं। तो मेरी दरख्वास्त ये होगी आखिरी बात कि खुदारा ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है,
हम सब कुछ करें, आपस की सियासतें भी हों, सारा कुछ होता है पार्लियामेंट में, मुखालिफ तकारीर भी होती हैं, जेने भी, मैं भी डेथ सेलों से होकर आया हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम इस इशू पे हम सब हमेशा एक रहे हैं। जब मैं उधर भी था, मुझे इधर से सपोर्ट मिलती थी, मैं समझता हूं कि आज मैं इस साइड पे हूं, मैं तवक्को रखता हूं कि सारे मेरे से ज्यादा बेहतर मुसलमान हैं, बल्कि नॉन मुस्लिम जो हमारे भाई हैं उन्होंने हमेशा इस कॉज को सपोर्ट किया है। तो मेरी दरख्वास्त ये होगी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के जो ब्लास्फेमस कंटेंट है, जो साइबर दुनिया में हो रहा है, साइबर क्राइम विंग FIA का, इस पे PM ऑफिस जनाब शहबाज शरीफ साहब खुद पर्सनली इसको देखें, हुकूमत इसमें मुस्तगीस बने, केसेस अदालतों में चलाएं, कोई ऐसी कमीशन की तरफ ना जाएं जिससे खत्म नबूवत का इशू जो है वो खुदा न खास्ता हल्का हो, और तौहीन रसालत के लोगों को जो मुल्ज़मान हैं, जो जिन पर गलत इल्जाम है, वो उनको भी अपनी सफाई देने का पूरा मौका नहीं मिलेगा, और जो खुदा न खास्ता इस कभी अमल में मुब्तला हैं उनको मौका मिलेगा कि वो बार बार ये काम करें, कि उससे हमारी नौजवान नस्ल गुमराह हो रही है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। अब्दुल कादिर गिलानी साहब, आप जी ये खोले, माइक खोले अब्दुल कादिर गिलानी साहब। जी जनाब, आपकी रिपोर्ट तो स्टैंड हो गई, रिपोर्ट तो प्रेजेंट हो गई है, लेकिन मुझे ये सिर्फ बता दें कि क्या हमारे पास कोई इख्तियार है, कोई हम सिफारिश जो करें वो हमारी पूरी करेगी वजारत या नहीं? ये रिडंडेंट है, ये जो कमेटीज हैं आपकी, हम आपको रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल असेंबली को, और पब्लिक कंसर्न पे बात करते हैं। इस पे आप स्पीकर साहब कोई रूलिंग दे दें या कोई डायरेक्शन दे दें प्लीज, या कोई एश्योरेंस कमेटी बना दें, कंप्लायंस कमेटी बना दें। थैंक यू जी। ये रूल 201 का अगर आप देखें, कमेटी में एग्जामिन द एक्सपेंडिचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, delegated legislation, public petitions and policies of the ministry concerned and its associated public bodies, and may forward its report of finding and recommendations to the ministry, and the ministry shall submit its reply to the committee. जी जी जी, इज़हारुल हसन साहब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। शुक्रिया स्पीकर साहब। दो इश्यूज हैं, एक तो रूल्स ऑफ बिजनेस के है, फिर उसके बाद मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। इसमें गुजारिश ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है उसमें 3rd पैरा में लिखा है कि वेयर इन द स्टेट शैल एक्सरसाइज इज पावर एंड अथॉरिटी थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, और आर्टिकल 55 में ये लिखा गया है, जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं 55(1), subject to the constitution all decision of the national assembly shall be taken by majority of the member present and voting, यानी वो तमाम मेंबर्स जो मौजूद हैं पूरे मुल्क का जो फैसला करें वो मेजॉरिटी से करें। इसका 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पीकर साहब, जो कि हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस में भी है, कोरम जिसमें बार बार उठा लिया जाता है, और रूल 5 हमारा ये कहता है कि अंडर क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल 55 एट एनी टाइम ड्यूरिंग द सिटिंग, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द सिटिंग, attention the chairperson is withdrawn to effect less than 1/4 of the total membership of the assembly is present। अब हमारे यहाँ सिंध असेंबली में तो अटेंडेंस लगाई जाती थी स्पीकर साहब के पास आकर, और हम प्रेजेंट हो जाते थे। आपके पास मैनुअली 3-4 अफराद बाकायदा हमारी अटेंडेंस लेते हैं, इसका मतलब है हम हाउस में आगे हम प्रेजेंट हो गए। अब ये रखा इसलिए गया कि ऐसा हाउस कन्वीन ना हो जिसमें 1/4 ना हो और मुल्क के फैसले हों। जब 1/4 की मेरी प्रेजेंट हो गई, मेरे सिर्फ आपसे ये सवाल है, इस पर रूलिंग दें, क्या ये मजाक नहीं है कि मैं इधर आकर TA लूं, सैलरी भी लूं, स्टैंडिंग कमेटी भी अटेंड करूं, और यहां से 2 कदम बाहर जाके कहूं जनाब कोरम पूरा नहीं है, 2 कदम बाहर जाके यहां से कहूं मैं कोरम पूरा नहीं है जनाब, और उसके बाद आप 20 मिनट लगाकर पूरे गिनती करें, फिर आप कहते हैं हाउस इन ऑर्डर है। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है प्रेजेंट। अब प्रेजेंट की डेफिनेशन तो आप बताएंगे कि मैं इस वक्त यहां मौजूद हूं, मेरी अटेंडेंस लग गई, मेरा TAD हो गया, मेरी सैलरी हो गई, अब मैं वहां बाहर चले जाऊं और मैं कहूं तो अब एक और आखिरी बात ये कि मैंने अगर कोरम गलत पॉइंट आउट किया, ऐवान का वक्त जाया गया 15-20 मिनट, तो फिर उसके लिए क्या होगा? और जब काउंटिंग हो रही है तो जो मेंबरान हाउस में नहीं है या तो उन्हें एब्सेंट करार दिया जाए,
कि जब कोरम पॉइंट आउट हो रहा था वो लोग मौजूद नहीं है। मैं मुसलसल अपोजिशन की तरफ से मजाक देख रहा हूं कि खुद जाके बाहर बैठ जाते हैं और एक आदमी आके कहता है कोरम पूरा नहीं है। अब मेरी गुजारिश ये कि रूल्स ऑफ बिजनेस की तशरीह आप करें। अब इसके बाद मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जनाब आता हूं, क्योंकि ये पर्टेन करता है प्राइम मिनिस्टर साहब से और HEC से, और जाहिर है कोई लेजिस्लेशन अगर कहीं गलत हुई है तो मैं इससे प्राइम मिनिस्टर साहब की तवज्जो यहां दिलवाना चाहता हूं। एक ऐसा बिल सिंध असेंबली से पास हुआ है जो कि आइन की खिलाफ वर्जी है, प्राइम मिनिस्टर की इसमें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज भी है, और HEC हायर एजुकेशन कमीशन जो हमारा इतना मोतबर इदारा है उसे भी बराह रास्त निशाना बनाया गया। और पूरे सूबे में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के प्रोफेसर्स, इसी तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, NID यूनिवर्सिटी और इसी तरीके से जामशोरो, सारे प्रोफेसर सरापा एहतजाज हैं। और कानून साजी ये हुई है स्पीकर साहब कि 20 ग्रेड 21 ग्रेड का कोई भी ऑफिसर वाइस चांसलर लग जाएगा, और उसमें प्रोविजन जो दिया है वो प्रोविजन अभी मेरी बहन बता रही है, उसमें लिखा है सलीम हो सकता है, कलीम हो सकता है, जमील हो सकता है, तीनों में से। और मेरा आदमी है कलीम, तो हर दफा मैं कलीम को सिलेक्ट करूंगा, ना सलीम को सिलेक्ट करूंगा, ना जमील को सिलेक्ट करूंगा। ये प्रोविजन है, ये कानून साजी, ये तो एकदम मजाक है। तो मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि ये जो बिल है ये पूरे सूबे के जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स, PhD, ये उनकी तौहीन है। सिंध असेंबली ने इसको पास किया है, ये प्राइम मिनिस्टर की भी तौहीन है। और आखिर में मैं सिर्फ ये एक गुजारिश करता चलूं इसी बात के हिसाब से कि एजुकेशन मैट्रिक का पर्चा हमारे यहाँ लीक हो जाता है। साहब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे अब सर मैं बोलना है, इतनी लंबी तकरीर तो नहीं हो सकती, वाइंड अप करें प्लीज। सर मैं इसीलिए कह रहा हूं कि प्रोविंस से फेडरल गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन को हिट किया है। फेडरल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि HEC के चेयरपर्सन, उनको हिट किया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया। शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया, शुक्रिया शुक्रिया। इंजीनियर हमीद हुसैन साहब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर ब्रीफ कीजिएगा और टाइम जा, आप तशरीफ रखें प्लीज। मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात ना करिए, प्राइवेट डे है सर। हर दफा मैं जब उठता हूँ यही कहा जाता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे। सर ये तीसरा सेशन है, मुझे बोलनी नहीं दिया जा रहा। अभी आपको मौका मिल रहा है, आप बोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बड़ी खुशी की बात है कि आज इस हाउस में कश्मीर के बारे में करारदाद लाया गया और खुशी से हम सब ने उस करारदाद को पास करवा लिया। और हम इसको फर्ज समझते हैं, हम कहते हैं कि ऐसी करारदादें हम पर वाजिब हैं कि हम पास करें। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि उस पाकिस्तान के उस हिस्से का जो कि उस पर भारत काबिज है, उसके लिए हम करारदाद पास कर रहे हैं, उसके लिए हम आवाजें उठा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का वो हिस्सा जो सालों से सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया, और उस इलाके के लोग इसी कश्मीर काज के लिए लड़ते रहे हैं, आज वो पाकिस्तान का गजब बना हुआ है। बहुत अफसोस की बात है कि हम जब बोलते हैं या बोल नहीं दिया जाता है, जब हाउस खाली हो जाए, अब वो पाकिस्तान का हिस्सा जो अलहदा किया जा रहा है, हम जिन हिस्सों पे भारत काबिज है उसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। और पाकिस्तान के वो टुकड़े जो आपके मुहाफिज बने हुए हैं, जो बाउंड्रीज पे हैं, पाकिस्तान की काज के लिए लड़ रहे हैं, क्या वजह है कि उनको अलहदा किया जा रहा है? गजब बने हुए हैं। देख लें 12 अक्टूबर से छपरी से लेकर जो कुरम डिस्ट्रिक्ट है तरीमंगल तक रोड 5 महीनों से बंद है। लोग भूख से मर रहे हैं, मरीज मर रहे हैं, 200-250 बच्चे बीमारियों की वजह से मर गए हैं। रोज रोज लोगों की जानें जाया हो रही हैं। दूसरी तरफ से
ड्रामा रचाया जाता है कि हम कन्वाई पे सप्लाई कर रहे हैं। ये किस किस्म की सप्लाई? कोई डीजल पेट्रोल नहीं है। आज कुरो में डीजल 1400 रुपए लीटर है। किसी को एहसास है इस बात का? करारदाद पास कर रहे हैं उस हिस्से के लिए जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना भी, और वो हिस्सा जो पाकिस्तान का हिस्सा है उसको अलहदा करवा रहे हैं। चीनी की बोरी 15,000 रुपए की मिल रही है। दिन ब दिन लोग शहीद हो रहे हैं। कल की बात है, कन्वाई जो कि फोर्सेस में निगरानी में जा रही है, फोर्सेस साथ खड़े हैं, कन्वाई पे अटैक होता है। कौन है ये निकाबपोश जो उधर खड़े हैं? निकाब लगाए हुए हैं, गाड़ियों को आग लगा रहे हैं और लूट रहे हैं। 135 गाड़ियों का काफिला लूटा गया, सामान उतारा गया, और वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो अपनी निगरानी में ये काफिला लेकर जा रहे हैं तमाशाई बने हुए हैं। क्या मकसद है? हम इसी क्या मकसद लें? क्या मकसद है इसका? क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? अगर नहीं है तो बता दें, क्या करें हम? कोई फसल हमने नहीं लगाई, कोई फसल नहीं हुआ। गन्नम, ये जो गंदम है उसकी उगाई नहीं हुई। आगे जो फसलें उगाई जाएंगी उसके लिए डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है। क्या इसकी तरफ हुकूमत कोई तवज्जो दे रही है? क्या कर रही है ये हुकूमत? शुक्रिया। सर प्लीज दो मिनट मुझे बोलने दें। वाइंड अप करें प्लीज। सर वाइंड अप कर रहा हूं, और सब लोगों को टाइम देना है। प्लीज ये तीसरी सेशन में मैं बोलने लगा हूं। आपको मौका मिला है ना, आपका पॉइंट सर आ गया। दो तीन मिनट भी मैंने नहीं बोला। ये हालात हैं सर, इस ऐसे हालात में मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। आप बोले वाइंड अप करें। सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, खुदा के लिए इधर से रोलिंग दे इस रोड के लिए। क्या ये रोड गवर्नमेंट की कस्टडी नहीं है? कस्टडी में नहीं है। कस्टोडियन कौन है इस रोड का? गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी। फोर्सेस तो उसके ऊपर खड़े हैं, उसके सामने कन्वाइयां जलाई जा रही हैं। क्या समझे हम इस बात को? लोग क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अफसोस की बात है। M9 है, फलाना है, एक रोड है, उस पर सबको बोल नहीं दिया जाता है, सब उसके ऊपर बोल रहे हैं। किसी को यह एहसास नहीं है कि एक इलाका आपका भूख से मर रहे हैं, लोग बीमारियों से मर रहे हैं। किसी को एहसास नहीं है। क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? बहुत अफसोस की बात है। मुझे इन पार्लियामेंटेरियन पे अफसोस आता है। शुक्रिया। कैसे पार्लियामेंटेरियन है? शुक्रिया। शगुफ्ता जुमानी साहब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, जल्दी प्लीज वाइंड अप कीजिएगा। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। बहुत तगोदो के बाद, बहुत दिनों के इंतजार के बाद और बहुत कोशिशों के बाद आपने मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर की सआदत नसीब की। सर मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बात हो रही थी NHA के हवाले से और टूल प्लाजा के हवाले से और रोड्स के हवाले से। मुझे काफ़ी दिनों से इस पे बात करनी थी, क्योंकि ये मामला अब बहुत गंभीर हो गया है। इंसानी जानें जो हैं वो दाव पे लगी हुई हैं। हालत ये है कि हर 20 किलोमीटर के बाद NHA ने एक टूल प्लाजा बना दिया है। मेरा मटियारी शहर इस वक्त सरापा एहतजाज है। लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं। क्यों कि ऑलरेडी सईदाबाद मटियारी डिस्ट्रिक्ट में 3 तालके हैं, मटियारी, हाला और सईदाबाद। सईदाबाद में ऑलरेडी एक टूल प्लाजा बना हुआ है, लेकिन 20 किलोमीटर के दूरी पे इन्होंने फिर अब दोबारा मटियारी शहर में एक टूल प्लाजा बना रहे हैं। रोड्स की हालत ये है कि आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। आप खुद नवाबशाह जाते होंगे, बेनजीराबाद जाते हैं, जब कराची से बाय रोड ही जाते हैं, बाय एयर नहीं जा सकते हम लोग। तो ये जो M5 और M9 और पता नहीं क्या क्या MM लगा के इन्होंने जो हमारे साथ ड्रामेबाजी की है, ये हमारी जानों के साथ खेल रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि माएँ अपनी बेटे खो रही हैं,
बहनें अपने भाई खो रही हैं, लेकिन NHA के सर पे कोई भी जू नहीं रेंग रही है, उन पे कोई असर नहीं हो रहा है, टूल पे टूल बढ़ाया जा रहा है। और मुझे इस वक्त बहुत ही अफसोस और मैं दुखी दिल से ये बात कर रही हूं कि 7 टू जामशोरो, हैदराबाद से जब आप निकलते हैं टूवर्ड बेनजीराबाद, जब आप सखर की तरफ जाते हैं तो वहां पे हालत ये है कि 5 घंटे का सफर 7 से 8 घंटे में पूरा होता है। ट्रक के ट्रक घंटों खड़े हो जाते हैं, उनको हटाने के लिए कोई भी वहां मौजूद नहीं होता है। लेकिन अगर आप अपना वक्त बचाने के लिए आप अगर 7 से जाते हैं तो फिर आप यूं समझे कि मौत के मुंह में चले गए। अभी 15 शोबान को 15 थोड़ा सा एक सेकंड की बात है, बहुत सारे मेंबरान ने बोलना है। 15 शोबान को हमारे एक सना खान और बनकबूत खान और अली जाकिर साहब, अली जान साहब और उनके साथ एक और भाई थे जो सखर से वापस आ रहे थे। उन्होंने 7 में अपनी ज़ियारत की और वो वापस कराची की तरफ जब आ रहे थे तो उन बच्चों का बहुत ही बेदर्दी से एक्सीडेंट हुआ है। अब वहां के हालात क्या थे उस पर मैं बात नहीं करना चाहती। शुक्रिया, बहुत सारे मेंबरान ने बोलना है। आप इतनी सीनियर मेंबर हैं, औरों को भी मौका देने दें प्लीज। जी आगे आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट। जी माइक खोलें, खत्म करें प्लीज खत्म करें। सर ये जो रास्ते हैं ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर में आते हैं, ये मौत के कुएं बन रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया, आपका आ गया पॉइंट। जी जनाब मुबारक ज़ेब साहब, इसके बाद जी मुबारक ज़ेब साहब प्लीज। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। आज पब्लिक डे तो हमारे कश्मीर भाइयों ने अपने कश्मीर में जो मसाइल है इस पर बात की थी, और सन में जो हमारे भाई है वो भी अपने इलाके के जो मसाइल है इस पर बात की थी। तो हमारा भी हक बनता है कि हम अपने इलाके के लोगों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, जो ज़्यादती हो रहे हैं, तो इनके साथ हम 2-3 बातें करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, आजकल हमारी पख्तून कम्यूनिटी के साथ इधर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आज भी हम सेशन पे गया था तो रास्ते में कॉल आया तो कह रहे कि यार आज हमारे साथ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो वो पख्तून कम्युनिटी अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, हलाल रिज़्क़ कमाने के लिए अगर उसे निकलते हैं तो इनके बारे में 2 बातें करना चाहता हूँ कि फ़ख्र करता हो कि कहता हो पख्त रिज़्क़ हलाल, मैं अपनी इस वस्फ़ कलंदर पे तो मगरूर हूँ मैं। जनाब स्पीकर, मेरा दिल दुखी हुए कि आज मेरे इन पख्तून भाई के साथ जो हलाल रिज़्क़ के तलाश में पख्तूनख्वा घर से पख्तूनख्वा से निकल कर पंजाब आते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, इनके साथ नरवा सलूक किया जाता है और आए रोज़ इन्होंने हवालात में बंद किया जाता है। जनाब स्पीकर, इनके रोज़गारों को छीना जाता है। और जनाब स्पीकर, क्या ये मुल्क सिर्फ पंजाब, इस्लामाबाद या किसी मखसूस इलाक़ों का है? नहीं जनाब स्पीकर, ये मुल्क हमारे पुख्तनों का भी है, इनके साथ भी पाकिस्तानी शनाख्त कार्ड है और इस मुल्क में इन लोगों का भी इतना ही हक़ है जितना इन लोगों का है। जनाब स्पीकर, तो मेरा गुजारिश है कि इन मेहनत कशों को गले लगाए, इनके मेहनत और इज्जत का एहतराम करें, इनके साथ इज़्ज़त और मोहब्बत का सलूक करें। ये लोग अपने बच्चों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए घरों से निकलते हैं। जनाब स्पीकर, नफ़रत के बजाय मोहब्बत की तरजीह दी और इस मुल्क को इस क़र्ज़ को अपना जायज़ हक़ दे। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया जी। इकबाल अफरीदी साहब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ज़रा ब्रीफ कीजिएगा इकबाल साहब प्लीज़। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। सबसे पहले तो मैं दोनों तरफ के मेंबरान कौमी असम्बली का मशकूर हूँ जिन्होंने कश्मीर के साथ इजहारी यकजहती के तौर पर करारदाद मंजूर की। जनाब स्पीकर साहब, फाटा के कबाइली आवाम बड़े मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इशू है और हमने पहले भी अर्ज़ किया था कि अज़्म इस्तेहकाम पता नहीं किस मक़ासिद और किस मकसद के लिए कर रहे हैं। वहाँ पे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब एक वाक़या हुआ है,
मैं इस ऐवान में और मेंबरान कौमी असम्बली और आपके हुजूर पेश करना चाहता हूँ कि वहाँ पे शेर मोहम्मद और इब्रार को आर्मी कंपाउंड के सामने उठाया जाता है और फिर 10-12 दिन वहाँ पे ट्रेडर की यूनियन के जरगे जाते हैं, वहाँ पे अमायदीन जाते हैं, जरगे करते हैं उसकी रिहाई के लिए। लेकिन वो ऑपरेशन के सिक्योरिटी फोर्सेस वाले जो किसी के मोबाइल तो ट्रेस करते हैं, वहाँ पे जरगों में जो लोग मालियाती डेवलपमेंट काम है, ये कमेटी करेगी। मुझे जरा स्पीकर साहब आप बताएं कि जिम्मेदारी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की है और आप यहाँ पे गैर आईनी और गैर कानूनी कमेटी बना के वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए जो लोग सेलेक्ट करते हैं, तो क्या ये आईन के मारवा नहीं है? ये क्या इस पार्लियामेंट की तौहीन नहीं है, या मेंबरान कौमी असम्बली या सूबाई हुकूमत की मैंडेट की तौहीन नहीं है? लिहाजा मैं अर्ज करता चलूँ कि ये जो मुल्क में हो रहा है, यहाँ पे स्पीकर साहब, यहाँ पे तो हम आपके साथ एग्री कर जाएंगे कि यहाँ पे हम रूल फॉलो करेंगे, यहाँ पे सोफी फॉलो करेंगे, यहाँ पे जो कमेटी बनी है वहाँ की जो वहाँ फैसले होते हैं उसको मानेंगे। लेकिन जो बाहर हो रहा है, जो घरों पे चापे, जो FIR, जो चादरों चादीवारी पामाल हो रही है, और जो अडियाला में हो रहा है, क्या ये जुल्म नहीं है? क्या ये? शुक्रिया स्पीकर साहब, एक बार मैं सिर्फ ये कहना चाहूं कि इन लोगों की ये औकात है कि एक फोटो ये नहीं दिखा सकते। आपका पॉइंट आ गया। नहीं, ये स्पीकर शुक्रिया जी। इश्तियार बेग साहब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर जी। सर स्पीकर, सर मेरा बहुत ही छोटा सा सवाल है पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे। जी सर जी, मेरा इशू है कि बस एक मिनट तशरीफ रखें। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कंफर्म्ड बाय क्लॉज 1 of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on Monday, the 10th February 2025, on the conclusion of its business. President of Pakistan.